अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी अब और बढ़ चुकी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि लगातार हुए हमलों के बाद अब ईरान की कमर टूट चुकी है और उसके पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइलें ही बची हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई ईरान का मिसाइल भंडार खत्म होने की कगार पर है? और इस दावे के बाद मिडल ईस्ट में युद्ध की ताजा स्थिति क्या है, हम आपको बताते हैं। Did an excursion. You know what an excursion is? We had to take a little trip to get rid of some evil, very evil people. It should have been done for 47 years. They've been killing our people. 47 years. मिडल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के ताबड़तोड़ हमलों ने ईरान के सैन्य तंत्र को तहस नहस कर रख दिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह तबाह कर दिया है। तेहरान के पास अब अपनी पुरानी मिसाइल क्षमता का केवल 21 से 22% हिस्सा ही बचा है। उनके पास अब भी काफी मिसाइलें हैं, लेकिन जब हमने हमला शुरू किया था तब जितनी थी उतनी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान की मारक क्षमता अब दम तोड़ रही है। उसके पास अब अपनी कुल मिसाइलों का 25% हिस्सा नहीं बचा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना को मिडल ईस्ट में हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं ईरान की तरफ से भी धमकियों का दौर कम नहीं हुआ है। ईरानी कमांडरों का दावा है कि उनके पास अब भी अंडरग्राउंड मिसाइल स्टीज सुरक्षित है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर दबाव बनाए हुए हैं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि कूटनीतिक प्रयास कामयाब होते हैं या फिर मध्य पूर्व में तनाव का नया दौर शुरू होता है। देश के मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को एक और बड़ा झटका लगा है। गठबंधन की बेहद मजबूत साथी डीएमके ने 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली विपक्षी अहम बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई इस बार इंडिया गठबंधन बिखरने की कगार पर है। दरअसल डीएमके मुख्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के इस धोखे से डीएमके के कार्यकर्ताओं की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए पार्टी 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। डीएमके उस किसी भी बैठक में शामिल नहीं होगी जिसमें कांग्रेस पार्टी भाग ले रही होगी। विपक्षी एकजुटता की दावों के बीच इंडिया गठबंधन की नींव हिलती नजर आ रही है। तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने 8 जून को दिल्ली में होने वाली गठबंधन की बड़ी बैठक से दूरी बना ली है। पार्टी के इस फैसले ने कांग्रेस आलाकमान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ये नाराजगी किसी एक मुद्दे पर नहीं बल्कि गठबंधन के अंदर क्षेत्रीय दलों की अनदेखी को लेकर है। दक्षिण भारत के सबसे मजबूत किले डीएमके का ये रुख कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस मोर्चे के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। इधर विपक्ष में दरार की खबर आते ही बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया और उसे धोखेबाज पार्टी बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये गठबंधन देश के विकास के लिए नहीं बल्कि केवल सत्ता के स्वार्थ के लिए बना था, जिसका बिखरना पहले से तय था। नहीं, डीएमके ने ब्लॉक कर दिया कांग्रेस को और कांग्रेस की जनता ने पहले ब्लॉक किया, उनको पहले हराया जनता ने और उन्होंने डीएमके के साथ चुनाव लड़ा, उसको विश्वासघात देख करके और इतना लोलुपता थी कि सरकार में बैठने की जल्दी थी कि वो जाके उन्होंने जिनके विरोध में चुनाव लड़ा उन्हीं के साथ सरकार बना ली। तो डीएमके के द्वारा उनको धोखेबाज कहा गया और धोखेबाज कहते हुए उनसे अपने को किनारा कस लिया। कांग्रेस के सहयोगी दोनों को समझना चाहिए कि कांग्रेस में विश्वास नाम की चीज नहीं है, वो सतर्क हो जाए। भाई ये छक्का पंजा की लड़ाई है, खेल है, ये कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन अभी डीएमके के साथ जो कांग्रेस ने किया ये तो इसको धोखा के सिवा और कुछ नहीं कहेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। चुनाव लड़ा, राहुल गांधी लड़े डीएमके के साथ और सत्ता में चले गए विजय के साथ, तो ये तो धोखाधड़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस और गठबंधन के अन्य सीनियर नेता इस मामले को शांत करने में जुट गए हैं।
विपक्ष की ओर से जोर दिया जा रहा है कि एक बार आमने सामने बैठकर बातचीत की जाएगी और इस मुद्दे को आसानी से सुलझा लिया जाएगा। नेताओं का दावा है कि लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में गठबंधन का हर साथी साथ देगा। देखिए, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पे एक साथ लाने का प्रयास इंडिया गठबंधन के बनने से पहले किया और डीएमके के नेता से भी आदरणीय अखिलेश यादव जी मिले थे। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि इंडिया गठबंधन वो कैसे एक रहे, उसके निश्चित रूप से प्रयास होने चाहिए। डीएमके एक पुराना सहयोगी रहा है इंडिया गठबंधन का, वो अगर अलग जा रहा है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इसको लेकर चिंतित भी है और इंडिया गठबंधन को इस डीएमके से बात भी करनी चाहिए और समाजवादी पार्टी इसका प्रयास भी करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या 8 जून से पहले कांग्रेस नेतृत्व तमिलनाडु के अपने सबसे भरोसेमंद साथी को मनाने में कामयाब होता है या फिर ये दरार और गहरी होने वाली है। फिलहाल डीएमके दिल्ली में होने वाली इस बैठक में शामिल होने के मूड में नहीं है। हालांकि इस मामले पर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। बिहार में आवाज के बाद सिक्योरिटी पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सुरक्षा में कटौती से नाराज होकर अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राबड़ी देवी के आवास के बाहर कोई भी सुरक्षा गार्ड नजर नहीं आ रहा है। दरअसल हाल ही में सुरक्षा समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा हटा दी गई थी और बिहार पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। आरजेडी ने इस फैसले का विरोध किया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कुर्सी डालकर बैठ गए हैं और बिहार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। पूरी बिहार की जनता संभालेगी सुरक्षा की जिम्मेदारी। सत्ता पक्ष तो चाहते ही है कि लालू जी के पूरे परिवार को बीच चौराहे पर गोली बरबाद हम। सुरक्षा में जो कटौती करने का जो निर्णय लिया है एक घृणित राजनीति है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। पक्ष और विपक्ष दोनों तय जनता करती है। 1,90,00,000 लोगों ने लालू जी तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके वोट दिया है। ये भूले नहीं। वो जो आया है ईवीएम के सुनामी, उसके चलते सरकार आपकी बनी है। वो कोई ऑर्गेनिक जनादेश आपको नहीं प्राप्त हुआ है। भ्रम में न रहिए। बिहार के खजाने को आपने खाली कर दिया तो आप आवास और सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां आरजेडी सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी नियमों का हवाला दे रही है। गिरिराज सिंह और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी का कहना है कि लालू यादव और राबड़ी देवी को जितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो पर्याप्त मिल रही है। लालू जी को, राबड़ी जी को कोई दुश्मन है क्या? कोई दुश्मन नहीं। सरकारी सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं। अगर उस नियम के अंतर्गत हैं तब उनको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार कहती है वो उस नियम के अंतर्गत नहीं आते तो उसको सुरक्षा कैसे दिया जाए? कोई सुरक्षा वापस नहीं है, लेकिन स्टेटस सिंबल के लिए जो है आगे पीछे गाड़ी, आगे पीछे ब्लैक कमांडो, सुरक्षा समिति बनी है। राज्य में भी सुरक्षा समिति है और जिलों में भी सुरक्षा समिति है। वो निर्णय करती है किसको कितनी सुरक्षा दी जाए। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जितने भी सुरक्षा कर्णांकित है वो सभी लालू प्रसाद जी को भी है और राबड़ी देवी जी को भी। तो पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी 24 सुरक्षा कर्मी के घेरे में ये लोग रहने वाले हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। अब क्या चाहते हैं? वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि लालू यादव जानबूझकर टकराव बढ़ा रहे हैं। आरजेडी को दबाव की राजनीति से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये जानबूझकर अनावश्यक टकराव बढ़ाने की कोशिश है। दबाव बनाने की राजनीति से राजद को कुछ भी हासिल नहीं होना है। राजनेताओं को दी गई सुरक्षा का समय समय पर राज्य सुरक्षा समिति आकलन करती है और समीक्षा के उपरांत खतरे का स्तर तय करने के बाद सुरक्षा की श्रेणी तय की जाती है। ये एक प्रक्रिया है और इसका सम्मान सबको करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती के बाद सियासी घमासान जारी है। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सुरक्षा वापस लेते हैं या फिर नहीं।
Bollywood actress Shilpa Shetty has penned a note for her sister-in-law Reena Kundra on her birthday and labelled her with adjectives such as Miss Dependable and her friend. Shilpa Shetty shared a few cherished memories with Reena, from the warm hug in the first picture to the beautiful family moments. All these photos show so many wonderful memories. For the caption she wrote, "Happy birthday Reens, my sister-in-law, my friend, the best mom and our forever bright-eyed, bushy-tailed Miss Dependable. Thank you for always being there and having a heart of gold. May you be blessed with health, love, laughter and all in abundance. Have the most fabulous birthday. You deserve all the love and happiness in the world." On the personal front, the actress is married to businessman Raj Kundra. The two got engaged in 2009. They got married the same year. The couple welcomed their firstborn, a son, in 2012 and had their second child, a girl, via surrogacy in 2020. Talking about Shilpa, she was last seen in the comedy drama film Sukhi, and next she will appear in KD the Devil. न जाने क्यों हुए हम नशी है मेरे दिल को ये यकीन कि तुम संग हो तो बिगड़ी बातें सारी। बॉलीवुड की पॉपुलर फीमेल प्लेबैक सिंगर नेहा कक्कड़ आज अपना 38th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 6 जून को उत्तराखंड के ऋषिकेश में जन्मी नेहा के लिए आज का दिन बेहद खास है और अपने इस खास दिन को सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं, जहां वे हमेशा की तरह अपनी सिग्नेचर स्माइल बिखेरती नजर आ रही हैं। नेहा ने किसी तड़क भड़क वाले तामझाम के बजाय अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ एक सादगी भरा होम सेलिब्रेशन चुना। इंस्टा हैंडल पर शेयर की गई फोटोज में उनके पेरेंट्स, सिस्टर सोनू कक्कड़, भाई टोनी कक्कड़ और पति रोहनप्रीत सिंह नेहा पर जमकर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए नेहा ने एक प्यारा सा कैप्शन लिखा, हैप्पी बर्थडे टू मी। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो नेहा का करियर बेहद शानदार रहा है। महज 4 साल की उम्र में जगरातों में भजन गाने से शुरुआत करने वाली नेहा ने मेहनत के दम पर बॉलीवुड की टॉप फीमेल सिंगर्स में अपनी जगह बनाई है। साल 2005 में उन्होंने इंडियन आइडल में हिस्सा लिया और बाद में उसी शो की जज भी बनी। साल 2012 में सेकंड हैंड जवानी से उन्हें बड़ी पहचान मिली, जिसके बाद काला चश्मा, दिलबर और आँख जैसे कई सुपरहिट गानों ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर सिंगर्स में शामिल कर दिया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।